में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? Which of the following country has announced to build the world largest floating solar farm? ऑप्शन आपका रूस, चीन, भारत या फिर सिंगापुर। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में क्या रहेगा। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ में वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए। तो क्वेश्चन आपने देख लिया, यहाँ पे निम्न में से कौन सा देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा करा है? चलिए इसका आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर एक कंट्री है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो सौर फार्म है वो वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। तो यहाँ पे सोलर पैनल्स के बहुत बड़े जो जॉइंट्स होते हैं, मतलब एक के बाद एक पूरे पैनल्स लगे होते हैं, जॉइंट होते हैं, ये सारे लगे हुए हैं। इसके नीचे मतलब ये जो सौर पैनल्स हैं एक फ्लोटिंग प्लाटून्स होते हैं या पैंटून्स बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कवर होता है जो कि तैरा करते हैं पानी पे। ये बनाए जाते हैं, इसके ऊपर रखे जाते हैं, इसको सेट करे जाते हैं और इनको कनेक्शन करके हम एक सेंट्रल इन्वर्टर होता है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली इसको देते हैं कहाँ पे, ट्रांसमिशन कंट्रोल से देते हैं और ये फिर सभी जगह पे इसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इनको हम कुछ एंकर्स के थ्रू जमीन के अंदर समुद्र के नीचे जहाँ तक हम इसको टाइट कर सकते हैं, हैंग कर सकते हैं, वहाँ तक हम इसको हैंग करके रखते हैं और ये फ्लोट करते रहते हैं। तो ये पूरा सिस्टम जो है बनता है समुद्र के ऊपर। तो हमारे लिए यहाँ पे बात ये बनती है कि क्वेश्चन था यहाँ पे कि ऐसा कौन सा देश है जो सबसे बड़ा सोलर पैनल या सोलर फार्म बना रहा है तैरता हुआ? सिंगापुर। चलिए आगे बात करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा सौर फार्म बना रहा है सिंगापुर। एशिया में सबसे बड़ी प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जकों में से भी एक है। तो चलिए यहाँ पे एक और काम की चीज मिलती है, इसीलिए इस वजह से भी बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा ये सोलर पैनल बना रहा है, सबसे बड़ा सौर फार्म बना रहा है। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा एशिया का कार्बन उत्सर्जक देश भी है प्रति व्यक्ति के हिसाब से। यह अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया में सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बना रहा है। सिंगापुर सरकार सन 2025 तक सौर ऊर्जा के उपयोग को 4 गुना बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि वर्ष 2018 में उद्घाटन से अब तक को देखने वाले आने वाले पर्यटकों की संख्या लगभग 50 लाख हो चुकी है, 50 लाख से अधिक हो चुकी है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको बताना है कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है नर्मदा जिले के केवड़िया में, जहाँ पे लगभग 50 लाख से अधिक पर्यटक आ चुके हैं जिस दिन से ये इसका उद्घाटन हुआ था सन 2018 के बाद से 50 लाख से ऊपर हो चुकी है। आपको ये बताना है कि कौन से स्टेट में। Recently, the number of tourists visited the Statue of Unity, inaugurated in the year 2018 in Kevadia of Navada district of the which state has been more than 50 lakhs. गुजरात, पंजाब, कर्नाटक या फिर झारखंड। चलिए इसका दीजिए आंसर क्या रहेगा। दोस्तों अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो प्लीज आंसर कमेंट में जरूर दीजिए, जिससे मुझे भी पता चलता चलेगा कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए फायदेमंद है। चलिए इसका आंसर है गुजरात। गुजरात में केवड़िया में नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इस साल भी इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे उद्घाटन किया था। जो मतलब जमीन में चलने वाले आपने जहाज तो बहुत देखे होंगे, यहाँ पे सी प्लेन का यहाँ पे उद्घाटन यहाँ पे किया था, जिसके थ्रू लोग जो वाटर है या जो नदी है उस पर लोग यात्रा कर सकते थे और एंजॉयमेंट कर सकते थे। यहाँ पे सी प्लेन का यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया। अब इसके बारे में देख लेते हैं, गुजरात के बारे में देखते हैं। गुजरात जो है आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है और साथ ही साथ में ये इंडिया के अंदर राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करता है और मध्य प्रदेश के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, और इसके दक्षिण में ये महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अहमदाबाद गुजरात की राजधानी है। सूरत, जामनगर और वापी, ये सारे जो हैं इंपॉर्टेंट शहर हैं गुजरात के। तो चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में देख लेते हैं।
सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी है, सबसे बड़ा स्टैचू है जिसकी हाइट जो है 182 मीटर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है 128 मीटर का स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा चाइना में, 108 मीटर का ग्यानिंग ऑफ द नेस्कन चाइना में ये भी है, 93 मीटर का स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएस, 91 मीटर का द मदरलैंड कॉल्स रशिया, और 38 मीटर का है क्राइस्ट द रेडिमस ब्राजील में। तो यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे कंपैरिजन देख लिया यहाँ पे कि सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पे हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। चलिए यहाँ पे हमने देख लिया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो सबसे बड़ा यहाँ पे स्मारक है या स्टैच्यू मोनूमेंट बोलते हैं इसको। आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में बनाया गया है। स्वतंत्र भारत में लगभग 560 रियासतों को एकजुट करने का श्रेय जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, इसलिए इस प्रतिमा का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रख दिया गया। अब आपको एक और चीज बता दूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, लौह पुरुष। अब एक बात आती है कि इनको लौह पुरुष क्यों बोला जाता है। लौह पुरुष इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब 560 रियासत थी, अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था हमारा भारत देश आज़ादी के पहले, जब अंग्रेज भारत से जा रहे थे तब यहाँ पे हमारे भारत में अलग अलग रियासतें थी, लगभग 560 रियासतें थी। उन सभी को जोड़कर एकजुट करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भरपूर प्रयास किए और एक लोहे के समान डटे रहे, अड़े रहे और अपने इस भारत देश को जो हम अभी देख पा रहे हैं, जिस अभी हम फिजिकल कंडीशन में भारत को देख पा रहे हैं, उस तक लाने में इनका भरपूर योगदान रहा है, इसलिए इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने सूचना दी कि जम्मू कश्मीर में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अपने अंतिम चरण के निर्माण के अंतिम चरण में। आपको बताना है केंद्रीय रेल मंत्री ने यह सूचना दी है कि जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में। Recently, the Union Railway Minister has informed that the world highest rail bridge on which river in Jammu and Kashmir in the final stage of its construction. किशनगंगा नदी, चिनाब नदी, तवी नदी या फिर डोडा नदी। चलिए इसका आंसर दीजिए, कौन सी ऐसी नदी है जिस पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बन रहा है जो कि अपने निर्माण के अंतिम चरण में। चलिए इसका आंसर है चिनाब नदी। चिनाब नदी पर सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है। अभी इसके नाम के बारे में कोई डिसाइड नहीं किया गया है, जब इसका इनॉग्रेशन होगा तब उस टाइम पे इसका नाम सोचा जाएगा। तो बनी बात है, इसका नाम जो है या तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे पड़ने वाला है या फिर ऐसे ही किसी नेता के नाम पे पड़ने वाला है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इतना बड़ा हमारा चिनाब नदी के ऊपर एक ब्रिज बन रहा है जो कि रेलवे पुल है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने सूचित किया कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बना, चलिए यहाँ पे काम की चीज हमको मिली, रियासी जिले में बना गया है ये रेलवे पुल। नदी के तल से लगभग 359 मीटर ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, 359 मीटर ऊंचा है और पेरिस के सुप्रसिद्ध एफिल टावर से लगभग 30 मीटर ऊंचा है। तो एफिल टावर से यहाँ पे इसकी जो ऊंचाई है लगभग 30 मीटर ज्यादा है, 359 मीटर, 359 मीटर टोटल इसकी ऊंचाई है। चलिए आगे बात करेंगे। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जॉन मैगुफुली का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आप देख सकते हैं, मैंने फोटो लगाई है कि आपको बताना है कि जॉन मैगुफुली जो कि किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका 61 की उम्र में निधन हो गया। Recently, the president of which country John Magufuli died at the age of 61? ऑप्शन है आपका तंजानिया, केनिया, इथोपिया या फिर सोमालिया। चलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेगा। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। चलिए इसका आंसर है तंजानिया।
तंजानिया देश के राष्ट्रपति हैं जॉन मैगुफुली, जिनका 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। राष्ट्रपति के रूप में इनकी पहली बार नियुक्ति हुई थी सन 2015 में। उन्हें इसके बाद सन 2020 में दोबारा प्रेसिडेंट चुना गया। मैगुफुली को साल 1995 में संसद का सदस्य चुना गया था। जॉन मैगुफुली साल 2010 में तंजानिया के मंत्री और दूसरी बार परिवहन मंत्री नियुक्त किए जाने के बाद लोकप्रियता प्राप्त कर रहे थे। हाल ही में किसे स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है? रिसेंटली हु हैज मेड द चेयरमैन ऑफ स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड? प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद या फिर सत्येंद्र कुमार जैन? चलिए दीजिए इसका आंसर क्या रहने वाला है। हाल ही में किसे स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है? चलिए इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जी को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप का चेयरमैन बनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, चलिए काम की चीज मिली हमको, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। अब आपको एक और चीज बता दूं कि स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हर्षवर्धन सन 2021 जुलाई को अपना पद संभालेंगे और उनका कार्यकाल लगभग 3 वर्ष का रहेगा। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो विश्व भर के विभिन्न पक्षों के साथ मिलकर टीबी के विरुद्ध संघर्ष का अभियान चलाती है। टीबी ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत ही बड़ी बीमारी किसी जमाने में मानी जाती थी, एक असाध्य रोग माना जाता था, परंतु अब इस बीमारी का इलाज निकाल लिया गया है और इसी को देखते हुए हम इस बीमारी से लड़ रहे हैं। तो इसको देखते हुए स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड एक बनाया गया था, जिसमें पूरे वर्ल्ड के अंतर्राष्ट्रीय मंच है ये, पूरे वर्ल्ड के पूरी दुनिया भर के अलग अलग देश मिलके इस बीमारी के खिलाफ लड़ा करते हैं और अपना एक जो अभियान जो है, एक जो कैंपेन चलता है, इसका नाम है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप कैंपेन, ये चलाया करते हैं। पूर्व अफ्रीकी देश केन्या ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया? ईस्ट अफ्रीकन कंट्री केन्या हैज रिफ्यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ ऑन मैरीटाइम बाउंड्रीज डिस्प्यूट विद द विच ऑफ द नेबरिंग कंट्री? ऑप्शन है आपका सोमालिया, तंजानिया, केनिया या फिर इथियोपिया। चलिए इसका आंसर दीजिए। कौन सी कंट्री के साथ केनिया का विवाद चल रहा है? समुद्री सीमा के विवाद पे चल रहा है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्यवाही के लिए भाग लेने से इनकार कर दिया। कौन सा देश है वो? चलिए इसका आंसर सोमालिया। सोमालिया के साथ विवाद चल रहा है केनिया का समुद्री सीमा को लेकर। सोमालिया और केनिया के बीच में हिंद महासागर की समुद्री सीमा के परिसीमन को लेकर विवाद चले। परिसीमन मतलब ये होता है कि चेंजेस किया जाता है कि हमारी सीमा अब यहाँ तक है, फिर हम कुछ चेंजेस करेंगे, अब ये हमारी यहाँ तक है, तो ये परिसीमन कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा की गई थी। इसने अप्रैल 2046 में अपना काम शुरू करना चालू कर दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? Recently, the Reserve Bank of India (RBI) has imposed a fine of 2 crore rupees on which bank? पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा? चलिए लीजिए इसका आंसर। RBI ने हाल ही में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? चलिए इसका आंसर है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंक नियमन कानून के उल्लंघन करने के चलते लगाया गया। सही किया बैंक जो RBI ने जो जुर्माना लगाया SBI के ऊपर, सही लगाया, क्योंकि SBI के जो कर्मचारी हैं और जो इतना बड़ा बैंक बोला जाता है, हमारे भारत का सबसे बड़ा बैंक बोलते हैं SBI के, यहाँ पे जो कर्मचारी अभी हैं उनके थोड़े से जो भाव जो है वो बढ़े रहते हैं हमेशा की जगह। तो सही किया, यहाँ पे उल्लंघन कर रहे हैं कुछ नियम का, तो इसको लेकर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। RBI ने कहा कि SBI ने बैंक कर्मचारियों को भुगतान करते समय जारी निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके चलते उन पर जुर्माना लगाया। सही है, यहाँ पे ग्राहकों के साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं स्टेट बैंक के कर्मचारी, इसलिए यहाँ पे जुर्माना लगाया गया, सही लगाया गया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 मार्च 2021 को भारत और किस देश के बीच खेल और युवा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर अपनी स्वीकृति दे दी है? द यूनियन कैबिनेट हैज बीन इट्स sorry the union cabinet has given its approval to memorandum of the understanding on cooperation in sports and youth affairs between India and which country on 16 March 2021? ऑप्शन है आपके पास नेपाल, मालदीव, चीन या फिर रूस। चलिए इसका आंसर दीजिए, क्या रहेगा? चलिए इसका आंसर है मालदीव। मालदीव के साथ यहाँ पे युवा मामलों में एवं खेल के मामलों में समझौता ज्ञापन पर स्वीकृति दे दी है भारत ने 16 मार्च 2021 को। खेल और युवा मामलों के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन के तहत द्विपक्षीय विनियमन कार्यक्रम खेल विज्ञान, खेल दवाओं, कोचिंग तकनीकों और युवा त्योहारों और शिविरों में भागीदारी के साथ विशेषज्ञता और ज्ञान का विस्तार किया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज लॉन्च्ड व्हिच ऐप टू हेल्प माइग्रेट लेबर्स? मेरा राशन ऐप, मेरा घर संसार, मेरा खाद्य ऐप या फिर इनमें से कोई भी नहीं। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में क्या रहेगा। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल में या इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। इन क्वेश्चंस के आंसर जो है आप कमेंट में देते चलिए। तो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया? चलिए इसका आंसर है मेरा राशन ऐप। मेरा राशन ऐप नाम का एक ऐप है, मोबाइल ऐप है, जिसको लॉन्च किया है उपभोक्ता मंत्रालय ने। उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया प्रवासी मजदूरों के लिए। ये जो मिशन है, ये जो ऐप बनाया गया है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का ही एक हिस्सा है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि वन नेशन वन राशन कार्ड, ये एक योजना क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि भारत का कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक राष्ट्र है, एक ही राष्ट्र का सदस्य है, और साथ ही साथ में उसके पास सिर्फ एक ही राशन कार्ड होना चाहिए। मतलब इस राशन कार्ड को सेंट्रलाइज कर दिया गया है, सेंट्रलाइज कर दिया गया है राशन कार्ड को, कि कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति जो है, कहीं भी किसी भी स्टेट में जाके, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाके, किसी भी गांव में जाके राशन ले सकता है। इसे उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए ये तो आपको पता ही है कि इसको किसने लॉन्च किया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ये जो है ये हमारे भारत के अंदर उपभोक्ता जो है उनके लिए विशेष तौर से बनाया गया है। खाद्य मंत्रालय जो है, जो कि FCI के अंतर्गत भी आता है। इस ऐप के जरिए ऐसे मजदूरों को काफी मदद मिलेगी जो काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह पर लगातार जाते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते रहते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में कुछ जो मजदूर जो थे, मुंबई से अपने गांव में वापस लौट रहे थे, तो ये समस्या बन रही थी कि वो व्यक्ति जो थे किसी प्रकार से अपने जहाँ पे भी थे, जैसे मुंबई की बात करते या गुजरात में थे, वहाँ पे धनोपार्जन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। तो उनको खाने पीने की या फिर बोल सकते हैं किसी प्रकार के खाद्य की समस्याओं से जूझना पड़ रहा था। तो इसको देखते हुए इस बार सरकार ने ये योजना बनाई है कि भाई आप कहीं पे भी रहें, किसी भी जगह पे रहें, आप किसी भी जगह से अपने राशन कार्ड से सरकारी जो राशन की दुकानें होती हैं वहां से आप राशन ले सकते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर PGTI के बोर्ड के सदस्य रूप में शामिल किया गया है? Which former captain of the Indian cricket team was included as a member in the board of the Indian Professional Golf Tour PGTI? ऑप्शन आपके पास महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर या फिर कपिल देव। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में, क्या रहने वाला है। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर PGTI के बोर्ड के सदस्य रूप में शामिल किया गया है? चलिए इसका आंसर है कपिल देव। कपिल देव खिलाड़ी हैं जिनको शामिल किया गया है, क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। 1983 के वर्ल्ड कप में, 1983 के वर्ल्ड कप में जो हमने पहला वर्ल्ड कप जीता था, इसमें कपिल
कपिल देव जो थे वो कप्तान थे हमारी भारतीय टीम के, और उस मैच में, उस टूर्नामेंट में कपिल देव का एक बहुत अच्छा अभूतपूर्व योगदान भी रहा है, जिसकी वजह से हम 1983 का वर्ल्ड कप जीते थे। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी दूसरी बार थे जब हम वर्ल्ड कप जीते थे 2012 में। राहुल द्रविड़ को आप जानते ही हैं। सचिन तेंदुलकर के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, ऐसा कौन व्यक्ति जो सचिन तेंदुलकर के बारे में नहीं जानता है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो चलिए यहाँ पे वैसे ही बात मैं आपको बता देता हूँ कि 1983 विश्व कप में भारत की जीत के लिए अगुवाई करी थी कपिल देव जी ने। निम्न में से कौन सा देश जो यूएई को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? Which of the following country has become the second largest oil supply in India, surprising UAE? UAE को छोड़कर ऐसा कौन सा देश है जो कि भारत को सबसे ज्यादा तेल आपूर्ति कर रहा है? ऑप्शन आपका जापान, नेपाल, अमेरिका या फिर चीन। चलिए इसका आंसर दीजिए। एक नंबर पे कौन है? यूएई, जिसको बोला जाता है संयुक्त राज्य अमीरात। इसको छोड़ के ऐसा कौन सा देश है जो अभी हाल ही में दूसरे नंबर पे पहुंच गया, जो तेल सबसे ज्यादा हमको सप्लाई कर रहा है? चलिए इसका आंसर है अमेरिका। हम अमेरिका से दूसरे नंबर पे तेल सबसे ज्यादा ले रहे हैं, और उसके बाद भी हमारे यहाँ पे पेट्रोल का रेट जो है वो दूसरी कंट्री से ज्यादा है। क्यों? आपको पता ही है, क्योंकि हमारे भारत देश में टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है लगातार। इसको देखते हुए हम जो आम जनता जो है उस परेशानी को झेल रही है। पेट्रोल डीजल के रेट जो है लगातार आसमान छू रहे हैं, और एलपीजी भी हो गया। मतलब कुल मिला के आम आदमी की जेब पर टोटली डाका डाल रही है सरकार, और इस तरीके से आम आदमी परेशान हो रहा है। सऊदी अरब को पीछे छोड़कर अमेरिका अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। एक नंबर पे सऊदी अरब है, दूसरे नंबर पे अमेरिका हो गया। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता भी है। चलिए यहाँ पे एक और काम की चीज हमको मिलती है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता देश है। पेट्रोल या डीजल, कुल मिला के जो तेल होता है क्रूड ऑयल का, सबसे बड़ा हम आयात करते हैं। भारत ने तेल उत्पादक देशों से बार बार आपूर्ति बढ़ाने की अपील की, जिससे वैश्विक आर्थिक सुधार में मदद मिल सके। भारत की किस अंतर्राष्ट्रीय महिला तलवारबाज ने इस साल 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है? Which international female swordman of India has qualified for the Tokyo Olympic starting on 23 July in this year? ज्योतिका दत्ता, भवानी देवी, अंकिता रैना या फिर मोहिनी अग्रवाल। चलिए इसका आंसर दीजिए। किस भारतीय महिला तलवारबाज ने 23 जुलाई को, चलिए काम की चीज हमको मिली कि 23 जुलाई को, फिर फाइनली 23 जुलाई को डेट यहाँ पे आ चुकी है, टोक्यो में ओलंपिक होने वाला है, जिसके लिए क्वालिफाई किया है। आपको बताना है वो कौन सा खिलाड़ी है। चलिए इसका आंसर है भवानी देवी। भवानी देवी ने क्वालिफाई किया टोक्यो ओलंपिक के लिए। ये भारतीय तलवारबाज है। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई को शुरू होने वाला है और 8 अगस्त तक चलेगा। भवानी ने साल 2017 में आइसलैंड में पहली बार कोई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीता था। भारत के लिए T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर इनमें से कौन से बन गए हैं? ऑप्शन है आपके पास कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, यजुवेंद्र चहल या फिर जसप्रीत बुमराह। Which of the following ballers has been the highest wicket taker in T20 cricket for India? युजवेंद्र चहल जी हैं सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले T20 बन गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में टीम इंडिया को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, परंतु उसके बाद भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, चलिए एक और काम की चीज मिल गई यहाँ पे कि जिस स्टेडियम में मैच हुआ था उसका नाम था नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसका भी हाल ही में उद्घाटन किया गया है, जहां पर इस मैच को खेला गया था। टीम इंडिया के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल इतिहास रचने में कामयाब हो गए थे। चहल T20 फॉर्मेट में जसप्रीत बुमराह को पछाड़कर दुनिया के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं। इस विकेट के साथ इंटरनेशनल T20 में चहल के विकेटों की संख्या जो है वो 60 हो गई है। T20 इंटरनेशनल में जसप्रीत बुमराह 50 मैचों को लेकर 59 विकेट ले चुके हैं। तो अब यहाँ पे एक नंबर पे कौन आ गए हैं? युजवेंद्र चहल जी, और दूसरे नंबर पे जसप्रीत बुमराह है 59 और युजवेंद्र चहल हैं 60। चलिए याद रखिएगा। जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने आवास और शहरी विकास विभाग के कितने लाख रुपए के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव केंद्र को दिया है, मंजूरी दी है इसको?
Jammu and Kashmir Administrative Council has approved the proposal of Housing and Urban Development Department to provide interest-free loan up to how many lakh rupees? ऑप्शन आपके पास 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 7 लाख रुपए या फिर 8 लाख रुपए। चलिए बताना है आपको, जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक परिषद ने आवास एवं शहरी विभाग के लिए कितने लाख रुपए तक के लिए ब्याज को मुक्त ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? चलिए इसका आंसर है 2 लाख। 2 लाख तक के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने यहाँ पे 2 लाख रुपए तक के ब्याज के लिए ऋण मुक्त करने का प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, चलिए काम की चीज मिली हमको, मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। अब उपराज्यपाल क्यों है आपको ये पता होना चाहिए कि अभी तक जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, पर अब उसको यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, यूटी है अब, और इसीलिए यहाँ पे उपराज्यपाल होगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, उपराज्यपाल होगा, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बोला जाता है, एलजी बोलते हैं जिसको, जिसकी आप देखते हैं दिल्ली में हमेशा लड़ाई चलती है एलजी और सीएम की पावर को बंटवारे को लेके, कि किसके पास कितना पावर रहेगा, शक्ति बंटवारे को लेके हमेशा लड़ाइयां चलती रहती है, आप देखते होंगे न्यूज में। तो वही बात आ जाती है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में 2 लाख रुपए की यहाँ पे मंजूरी दी गई है। यह ब्याज मुक्त ऋण 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। इसमें 6 महीने की मोहलत भी शामिल रहने वाली है। इस ऋण राशि को 25 रुपए मासिक किस्त के द्वारा भी चुकाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में निम्न में से किसने पदभार ग्रहण किया? हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? राहुल सचदेवा, अजय माथुर, मोहन अग्रवाल या फिर शंकर दास? चलिए इसका आंसर है अजय माथुर। अजय माथुर को महानिदेशक चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए। जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद के सदस्य अजय माथुर टेरी और बिजली मंत्रालय के अधीन आने वाले ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीईई के महानिदेशक भी रह चुके हैं। उनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की गई है, जिसे अगले कार्यकाल के लिए बढ़ाया जा सकता है। निम्न में से किस राज्य में, चलिए वापस आते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर जो आपको स्टार्टिंग में बताया गया था। निम्न में से किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया जाएगा? काला नमक चावल महोत्सव। इन विच द फॉलोइंग स्टेट विल द काला नमक राइस फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली। चलिए इसका आंसर दीजिए, किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया जाएगा? चलिए इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव जो है वो आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि राज्य काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन करेगा। अब ये काला नमक चावल महोत्सव है क्या, ये देख लेते हैं। काला नमक चावल महोत्सव में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें स्थानीय कलाकारों एवं छात्रों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। काला नमक चावल बुद्ध के महाप्रसाद के रूप में भी। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? Who has appointed the new captains of the test team recently by the West Indies Cricket Board? Craig Brathwaite, आंद्रे रसेल, किरोन पोलार्ड या फिर जेसन होल्डर? चलिए इसका आंसर दीजिए। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में किस टीम का नया कप्तान नियुक्त किया? दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल में इस वीडियो में पहली बार आए हैं, तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, हु हैज अपॉइंट द न्यू कैप्टन ऑफ द टेस्ट टीम रिसेंटली बाय द वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड? चलिए इसका आंसर है क्रैग ब्रेथवेट। क्रैग ब्रेथवेट को टेस्ट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। वह मौजूदा कप्तान जेसन होल्डर की जगह लेंगे। चलिए यहाँ पे काम की चीज क्या मिल गई कि अभी हाल ही में जेसन होल्डर रिसेंट में टीम के कप्तान है। ब्रेथवेट श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में कप्तानी संभालेंगे। ब्रेथवेट ने पहले भी होल्डर की गैर मौजूदगी में 7 टेस्ट मैचों में टीम का नेतृत्व किया है, जिसमें हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ मिली 2-0 की जीत भी शामिल है। पाकिस्तान की मीडिया नियामक एजेंसी
निम्न में से किस चीनी ऐप को फिर से प्रतिबंधित कर दिया? Which of the following Chinese app has been banned by the Pakistan's media regulatory agency? ऑप्शन आपका स्नैक वीडियोस, MGTV, टिकटॉक या फिर लकी लाइव। चलिए इसका आंसर दीजिए। पाकिस्तान की मीडिया नियामक एजेंसी ने निम्न में से किस चीनी ऐप को फिर से प्रतिबंधित कर दिया? चलिए इसका आंसर है टिकटॉक। टिकटॉक ऐप को फिर से बैन कर दिया। फिर से बैन कर दिया से क्या मतलब है? यहाँ पे लगभग करीब 6 महीने पहले भी पाकिस्तान नियामक एजेंसी, जो कि जैसे हमारे यहाँ पे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो कि देखा करती है कि क्या हमारे यहाँ पे जो मीडिया का जो कंट्रोल चल रहा है वो सारी चीज़ देखती, वैसे ही पाकिस्तान में भी नियामक एजेंसी है जिसने टिकटॉक को फिर से प्रतिबंध कर दिया। इसके पहले 6 महीने पहले किया गया था, क्योंकि उसमें शिकायत मिली थी कि सोशल मीडिया ऐप पर कथित अनैतिक एवं अश्लील सामग्री है। ये शिकायत यहाँ पे मिली थी। पाकिस्तान में टिकटॉक जो है सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले मोबाइल ऐप में से एक है। विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारीज की किस मुख्य प्रशासक का हाल ही में निधन हो गया है? विच चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द वर्ल्ड फेमस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्म कुमारीज पास अवे रिसेंटली? ऑप्शन आपका दादी हृदय मोहिनी, दादी जानकी, दादी रतन मोहिनी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे दीदी भी बोला जाता है और दादी भी बोला जाता है। तो यहाँ पे बात करी जा रही है कि विश्व प्रसिद्ध संगठन है ब्रह्म कुमारी, आध्यात्मिक संगठन है जो कि जिसकी मुख्य प्रशासक या फिर बोल सकते एडमिनिस्ट्रेटर जो है, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, वो कौन है? चलिए इसका आंसर है दादी हृदय मोहिनी। विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारी की मुख्य प्रशासक दादी हृदय मोहिनी का 11 मार्च 2021 को मुंबई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे लगभग 93 साल की थी। महिलाओं द्वारा संचालित दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारी प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी के बीते 4 मार्च में निधन हो जाने के बाद हृदय मोहिनी को संगठन के मुख्य प्रशासिका के रूप में नियुक्त किया गया था। अभी जिनका हाल ही में 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया मुंबई के एक निजी हॉस्पिटल में 11 मार्च 2021 को। हाल ही में किस देश ने खराब मिलावटी सामान बेचने और फर्जी ऑफर देने को लेकर 184 चीनी वेबसाइटों को बंद कर दिया? Recently, which country has closed 184 Chinese websites for the selling bad, adulterated goods and making fake offers? ऑप्शन है आपके पास नेपाल, पाकिस्तान, रूस या फिर सऊदी अरब। चलिए इसका आंसर दीजिए। दोस्तों फिर से आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। आंसर भी जरूर देते चलिए। चलिए इसका आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब जैसी कंट्री ने, सऊदी अरब ने इस बार फिर से खराब मिलावटी सामान बेचने और फर्जी ऑफर देने वाली लगभग 184 चीनी वेबसाइट्स को बैन कर दिया है। हर जगह पे चीन को बैन करा जा रहा है। अभी पाकिस्तान में भी रिसेंटली हम देखा गया, हमारे भारत में तो वैसे ही हम बैन कर चुके हैं बहुत सी चीज़ों को उसकी। तो गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार ये वेबसाइटें सऊदी अरब के बाजार को निशाना बना रही थी। सऊदी अरब के मंत्रालय ने इन सभी साइटों को ब्लॉक कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि इन वेबसाइटों पर ग्राहक सेवा के साथ साथ स्टोर का पता और संपर्क नंबर दर्ज नहीं थे। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर टोटल कुल मिला के फर्जी तरीके से सामान बेचना और उनके पैसों को लूटने का यहाँ पे पूरी तरह से व्यवस्था करी गई थी। इसलिए स्टोर का पूरी तरह से पता भी नहीं बताते थे ये, और ना ही किसी प्रकार का कॉन्टैक्ट नंबर उसमें दर्ज हुआ करता था। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज निम्न में से अब कौन बन गए? Who has become the first batsman of Afghanistan to score the double century in Test cricket? रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिद, राशिद खान या फिर मोहम्मद नबी? Who has been the first batsman of Afghanistan to score a double century in Test cricket? चलिए इसका आंसर है हशमतुल्लाह शाहिद। हशमतुल्लाह शाहिद टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने शेख जायद स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में दूसरे दिन ही ये उपलब्धि हासिल कर ली। शाहिदी ने 400,
43 गेंदों पर 21 चौकों और 1 छक्के की मदद से 200 रन की नाबाद पारी खेली। निम्न में से किस अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री हामिद बाकायोको का कैंसर के कारण 56 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ द विच अफ्रीकन कंट्री हामिद बाकायोको has passed away at the age of 56 due to the cancer? घाना, केनिया, आइवरी कोस्ट या फिर माली? चलिए इसका आंसर है आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री हामिद बाकायोको का कैंसर के कारण 56 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कब हुआ है? 10 मार्च 2021 को हुआ है। सरकार के अनुसार प्रधानमंत्री हामिद बाकायोको को कैंसर के नाम की बीमारी थी, जिसका इलाज जर्मनी में उनका चल भी रहा था। हमारे देश के युवाओं के लिए एक मॉडल महान उदारता और अनुकरणीय निष्ठा वाले इंसान थे। किसने बोला था? सरकार की तरफ से यह बयान जारी किया गया था कि ये प्रधानमंत्री जो थे जिनका अभी निधन हुआ है, ये युवाओं के एक रोल मॉडल थे, उदार थे और अच्छा काम करने वाले एक निष्ठावान व्यक्ति थे। चुनाव आयोग ने किस राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दे दिया? The Election Commission has ordered the removal of Virendra, the Director General of the Police of the state, with immediate effect before the assembly election in the which state? उत्तर प्रदेश, केरल, असम या फिर पश्चिम बंगाल? चलिए ये इसका आंसर आपको पता ही होना चाहिए कि हाल ही में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में भी होने वाले हैं और केरल में भी होने वाले हैं। तो यहाँ पे दो कंफ्यूजन वाले हैं। तो चलिए इसका वाकई में आंसर क्या रहेगा? पश्चिम बंगाल ही होने वाला है। चुनाव आयोग ने 9 मार्च 2021 को पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के मुख्य पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दे दिया। उनके स्थान पर पी नीरजयनन की नियुक्ति की गई है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान की शुरुआत 27 मार्च को होगी और चुनाव 29 अप्रैल को संपन्न होंगे। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगभग 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर निम्न में से कौन बन गई? Which of the following has become the second woman and the first woman cricketer in India to complete 10,000 run in the women's international cricket? मिताली राज, स्मृति मंदाना, राधा यादव या फिर पूनम यादव? चलिए इसका आंसर है मिताली राज। मिताली राज 10,000 रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 पूरे रन करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। मिताली राज वनडे इंटरनेशनल में 7,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनने में सिर्फ 36 रन ही दूर है। मिताली राज इसके अलावा 2,364 रन 37.52 के औसत से T20 इंटरनेशनल। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पार्टी विधायकों की नाराजगी के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया? Recently, the chief minister of which state resigned from his post after the displeasure of the party MLAs? ऑप्शन है आपके पास राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब या फिर तमिलनाडु। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पार्टी विधायकों की नाराजगी के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। तो क्वेश्चन आपने देख लिया, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पार्टी विधायकों की नाराजगी के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया? चलिए इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पार्टी के विधायकों की नाराजगी के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब देख लेते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। ये अभी निवर्तमान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो कि अभी इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 9 मार्च 2021 को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, चलिए एक और काम की चीज हमको मिल गई यहाँ पे कि उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य जी हैं, जिनको 9 मार्च को निवर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इस्तीफा दे दिया।
इस्तीफा देने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मैं लंबे समय से राजनीति कर रहा हूं और अब मैं थक चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? विच कंपनी हैज अपॉइंट इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? ऑप्शन है आपके पास ग्लेनमार्क फार्मा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, एचसीएल या फिर जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी। चलिए आपको बताना है, ग्लेनमार्क फार्मा, टीसीएस हो गई हमारी, एचसीएल हो गई या फिर जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी जो है। ये आपको बता दूं, ग्लेन फार्मा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और जॉनसन एंड जॉनसन एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। टीसीएस जो है एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, और एचसीएल भी एक हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर टेक्निकल कंपनी है। किस कंपनी ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? चलिए इसका आंसर है ग्लेनमार्क फार्मा। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। दवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा ने हाल ही में कहा कि उन्होंने क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपने कैनेडियन पाउडर उत्पाद के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कैंडिडेट पावर के लिए इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसको? रोहित शर्मा जी को, कैंडिडेट पाउडर। रोहित शर्मा दुनिया के पहले और एकमात्र बल्लेबाज है जिन्होंने 4 T20 शतक लगाए हैं। तो यहाँ पे एक और हमको काम की चीज ये मिलती है कि रोहित शर्मा जी एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जो लगातार अपना प्रदर्शन बनाए रखे हुए हैं और साथ ही साथ लगभग 4 बार ये T20 शतक बना चुके हैं, और साथ ही साथ में ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट में भी इनका परफॉर्मेंस जो रहा है वो लाजवाब रहा है। रोहित शर्मा वनडे में अब तक 3 दोहरे शतक ला चुके हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि T20 के साथ साथ वनडे में भी ये शानदार प्रदर्शन कर रहा है। 3 बार दोहरे शतक लगा चुके हैं ये वनडे मैच में। दुनिया के पहले और एकमात्र बल्लेबाज है ये, और काम की चीज हमारे लिए कि एकमात्र बल्लेबाज हैं जिन्होंने 3 बार दोहरे शतक लगाए हैं। रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने वनडे में 150 प्लस की 8 पारियां भी खेली हैं। तो यहाँ पे रिकॉर्डों की भरमार है रोहित शर्मा जी के पास में, जिन्होंने T20 में लगातार नहीं 4 बार T20 शतक भी बनाए हैं। 3 दोहरे शतक बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज है, और साथ ही साथ में 150 प्लस 150 से अधिक रन बनाने की इनकी 8 पारियां भी हैं। किस पुरस्कार से सम्मानित भारतीय एथलीट ईशर सिंह देओल का निधन हो गया? Which award-winning Indian athlete ईशर सिंह देओल has passed away? ऑप्शन है आपका अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार या फिर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। चलिए आपको बताना है किस पुरस्कार से सम्मानित भारतीय एथलीट ईशर सिंह देओल का रिसेंट में अभी निधन हो गया। चलिए इसका आंसर है ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित है ये ईशर सिंह देओल। ये एक एथलीट थे। पंजाब के ईशर सिंह देओल ने खेल के प्रति अपने आजीवन योगदान के लिए इनको 2009 में ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए। उन्हें फील्ड स्पोर्ट्स, डिस्कस और शॉट पुट में विशेषज्ञता प्राप्त की थी। उन्होंने पहले 3 एशियाई खेलों में भाग लिया था। 1954 में फिलीपींस के मनाली में आयोजित दूसरे एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? Recently, which country's prime minister has been awarded the Global Energy and Environmental Leadership Award by the Cambridge Energy Research Associates? ऑप्शन है आपके पास नेपाल, चीन, भारत या फिर रूस। चलिए इसका आंसर दीजिए। किस देश के प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चलिए इसका आंसर है भारत। भारत के वैज्ञानिक किस देश के प्रधानमंत्री की बात यहाँ है? भारत के प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज एनर्जी, मतलब भारत के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट के द्वारा वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को दिए जाने की शुरुआत जो है वो सन 2016 में शुरू हुई थी। यह पुरस्कार वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्य के प्रति समर्पित नेतृत्व का सम्मान करने के लिए भी दिया जाता है। किस देश की सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले
9 प्रसिद्ध हस्तियों और एक संगठन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार जो कि 2021 प्रदान करने की घोषणा की। फिर से आपको बता देता हूं यहाँ पे क्या बात हो रही है कि किस देश की सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए 9 प्रसिद्ध हस्तियों और एक संगठन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार जिसका नाम है 2021 प्रदान करने की घोषणा की है। Which country's government has announced the award of the highest civilian award, Independence Award 2021, to 9 eminent personalities and the one organization for the outstanding contribution is various field. ऑप्शन है आपके पास रूस, बांग्लादेश, जापान या फिर चाइना। दोस्तों आपसे फिर से मेरा निवेदन है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करिए और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। चलिए इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सरकार ने 9 हस्तियों को और साथ ही साथ में एक संगठन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। 4 नागरिकों के नाम का चयन जो है बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में उनके सहयोग के लिए योगदान के लिए स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी में पुरस्कार हेतु मरणोपरांत किया गया। यह पुरस्कार बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद 1977 से दिया जा रहा है। इस पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण पदक और 5 लाख टका नगद दिया जाता है। चलिए यहाँ पे टका की वर्ड आ गई तो टका जो है टका ये बांग्लादेश की मुद्रा है, राष्ट्रीय मुद्रा है टका। निम्न में से किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव, इसका शॉर्ट फॉर्म है FIAF, द्वारा सम्मानित किया जाएगा? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव। Which of the following actor has been will be honored by International Federation of Film Archives on 19 March 2021? अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अजय देवगन या फिर मिथुन चक्रवर्ती? चलिए इसका आंसर दीजिए। 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव द्वारा किसको सम्मानित किया जाएगा? चलिए इसका आंसर है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया जाएगा। अभिनेता भारतीय सिनेमा के ऐसे पहले शख्स हैं, अमिताभ बच्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिन्हें विश्व फिल्म जगत में उनके योगदान के लिए आर्काइव पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 महामारी से लोगों को बचाने के प्रयास को बढ़ाने हेतु अपने पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया है? Recently, which country inaugurated its first major vaccination clinic to increase effort to save people from the COVID-19 epidemic? यहाँ पे सी है, सॉरी फॉर दिस। ऑप्शन है आपके पास चीन, रूस, न्यूजीलैंड या फिर जापान। चलिए इसका आंसर दीजिए। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 महामारी से लोगों को बचाने के प्रयास को बढ़ावा देने हेतु पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया? चलिए इसका आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने किया है, यहाँ पे एक क्लिनिक खोला है जिसका नाम है वैक्सीनेशन क्लिनिक, ये शुरू किया है। यह क्लिनिक दक्षिण ऑकलैंड में खोला जा रहा है और यह शुरू में सीमा कार्यकर्ताओं के घर के सदस्यों को लक्षित करेगा। अब सीमा कार्यकर्ता से मतलब ये कि उनकी जो बॉर्डर्स है उनमें जो कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको उनके घर के सदस्यों को लक्षित करना, उनके घर के सदस्यों को टारगेट करना है, टीकाकरण क्लिनिक के द्वारा वैक्सीनेशन करना है सभी को। यह सीमा कार्यकर्ता उनके परिवारों को किसी भी संक्रमण यात्रियों से बीमारी को पकड़ने हेतु सबसे अधिक संवेदनशील मानता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने हाल ही में अधिसूचित किया कि वित्त मंत्रालय ने अनिवार्य ई इनवॉइस की सीमा को 100 करोड़ रुपए से घटाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया? द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द Indirect Tax and Custom recently notified that the Finance Minister has been reduced the limit of compulsory invoices from 100 crore to how many crores? ऑप्शन है आपके पास 20 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए, 70 करोड़ रुपए या फिर 50 करोड़ रुपए। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। चलिए इसका आंसर है 50 करोड़ रुपए। 50 करोड़ रुपए। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने हाल ही में अधिसूचित किया कि वित्त मंत्रालय ने अनिवार्य ई इनवॉइस की सीमा को 100 करोड़ रुपए से घटाकर
50 करोड़ रुपए कर दिए हैं। यह नया नियम जो है वो 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। इनवॉइस में सरकार द्वारा अधिसूचित पोर्टल पर निर्दिष्ट माल और सेवा कर दस्तावेजों को रिपोर्टिंग विवरण और एक संदर्भ संख्या प्राप्त करना भी शामिल